हेलो एंड वेलकम टू बज एंड बियॉन्ड विद शर्मिष्ठा। आज का मुद्दा स्कूल गोइंग बच्चे और उनके पेरेंट्स की परेशानी से जुड़ा है। स्कूल एडमिशन्स का नए सेशन का ये टाइम है और इसी के साथ ही पेरेंट्स की परेशानियां बढ़ाने वाला भी टाइम है, क्योंकि इसी दौरान स्कूल्स अपनी फीस बढ़ा देते हैं और पेरेंट्स की शिकायत होती है कि फीस में ये बढ़ोतरी मनमानी है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री यतेंद्र कसाना जी। यतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यतेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जो नोएडा के स्कूल खासतौर पर उनमें उनको अलाउड है 10% तक की फीस बढ़ाने का, लेकिन पेरेंट्स का ये कहना है कि 10% तो नाम भर है, एक्चुअल जो बढ़ोतरी हो गई है वो 20 से 25% हो गई है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, 10% भी अलाउड नहीं है। अलाउड सीपीआई प्लस 5%, सीपीआई इंडेक्स प्लस 5%, जो मूल्य वृद्धि दर रही हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और 5% स्कूल तब कि वो अपने स्कूल टीचर्स की सैलरी बढ़ा रहा हो, अपने स्टाफ की सैलरी बढ़ा रहा हो, तब वो 5% और बढ़ा सकते हैं। उस पर भी ये है कि पेरेंट्स चाहे तो उनसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं और उन्हें ये सब हिसाब दिखाना पड़ेगा। तो ये अभी मैं समझता हूँ कि 9.5% तक वो बैठता है पिछले साल का, यदि आप कैलकुलेट करें तो 9.5% के आसपास स्कूल अभी फीस बढ़ा सकते हैं, वो लीगली है। लेकिन ये भ्रांति भी है कि भाई कुछ स्कूल 20-25% बढ़ा रहे हैं। मेरी जानकारी में ऐसा है कि कुछ स्कूल्स ने डीएफआरसी का जो नियम था उसका उल्लंघन किया है, और डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी और फी रेगुलेटरी एक्ट 2018 जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पास किया था, उसका उल्लंघन कुछ स्कूल अभी भी करते हुए पाए जा रहे हैं। आपने कहा कि डीएफआरसी के जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया। अब देखिए, पेरेंट्स तो आम लोग हैं, वो इन कमिटीज और इनके नियमों के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते। तो जब स्कूल इस तरह से फीस बढ़ाते हैं और पेरेंट्स शिकायत करते हैं, तो ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है या उठाया जाना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोगों का जो ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट एसोसिएशन है, उसके प्रयास से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून पास किया था, फी रेगुलेटरी एक्ट 2018 उसको नाम दिया गया था। और उसके तहत यदि कोई स्कूल अपनी मनमानी करता है, चाहे वो फीस बढ़ाने में हो, चाहे वो बच्चों की जल्दी जल्दी ड्रेसेस चेंज करने में हो, या किसी पर्टिकुलर बुक शॉप से ये कहे कि उसी से किताबें लेनी है, तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें पेरेंट्स को परेशान करने वाली थी, उन सब को ध्यान में रखते हुए नियम बनाया गया था। लेकिन पेरेंट्स को जानकारी नहीं है, पेरेंट्स को ये नहीं पता कि उसका शिकायत कहाँ करनी है और किस तरह से उसको फॉलो करें तो जिससे कि उन्हें कुछ राहत मिले, तो उसका स्कूल फायदा उठा लेते हैं। तो देखिए, ये तो बहुत आम सी बात है। आपने कहा कि ये भी नहीं कर सकते कि स्कूल की किताबें और जो यूनिफॉर्म है स्कूल से ही लेनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ही आम सी बात है कि सभी पेरेंट्स और सभी स्कूल अपनी यूनिफॉर्म अपने स्कूल से देते हैं और बुक्स वही होती हैं, वो पब्लिशर ही उनका अपना होता है और किताबें वहीं से ले सकते हैं, नहीं तो अब उनको बुक्स ही नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, जो ये फी रेगुलेटरी एक्ट 2018 कहता है, वो ये कहता है कि आप 6th क्लास ऑनवर्ड्स 12th तक कोई भी स्कूल एनसीईआरटी के बगैर और कोई किताब यूज नहीं कर सकता है। लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब स्कूल क्या करते हैं कि अपनी किताबें छपवा लेते हैं और उसको फोर्स करते हैं कि भाई इसको ले लिया जाए, जबकि पढ़ाई तो उसी से होनी है, एनसीईआरटी से। तो अल्टीमेटली बोर्ड का एग्जाम तो एनसीईआरटी के, कोई भी मतलब आप बोर्ड के बाद भी यदि आप कभी कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं बच्चे, तो एनसीईआरटी का सिलेबस आता है। तो उन लोगों ने अपनी बुक्स छपवा ली हैं और उसमें से सभी लोगों को कहते हैं, फोर्स करते हैं कि भाई इसमें से, जबकि वो कोई जरूरी नहीं को खरीदे भी, पेरेंट्स उसको अपोज कर सकते हैं। देखिए, पेरेंट्स तो इंडिविजुअल लेवल पे अपोज करके क्या ही करेंगे। क्या ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसा ना हो? क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, और अगर एक या दो पेरेंट्स को इस तरह का, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों के स्कूल में किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी या कहें किसी तरह का टकराव नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन पाए और स्कूल से अच्छे मार्क्स के साथ वो बाहर निकले बोर्ड एग्जाम से। देखिए, सबसे खराब बात जो है शर्मिष्ठा जी, वो ये है कि
आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि वो एक दो लोग क्यों नहीं कर सकते। हम लोगों ने एक दो लोगों ने ही तो शिकायत शुरू की थी, और करते करते ये हालत हुआ कि हमने कई सारे स्कूलों पे पेनल्टी कराई, इसी कमेटी ने पेनल्टी की, और उन्हें फीस के बढ़े हुए पैसे जो उन्होंने ले लिए थे फालतू वो वापस भी करने पड़े। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, और स्कूल तो ऐसा नहीं है कि वो किसी की हिम्मत ये हो कि भाई वो बच्चों को कुछ कह दें। उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, कानून है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं डीएफआरसी के अंदर। डीएफआरसी में क्लियर कर दूं, डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी, ये डीएफआरसी का मतलब है। और डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी के अंदर डीएम उसके चेयरपर्सन होते हैं, डीआईएस उसके सेक्रेटरी हैं जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होते हैं, और उसमें पीटीए का भी एक मेंबर होता है, जो किसी स्कूल के पीटीए का मेंबर हो उसको एक मेंबर रखा जाता है। तमाम तरह मतलब 7 लोग उसमें, एक सीए को भी है, 7 लोग उसमें सरकार की तरफ से ये है कि वो लोगों की कमेटी है, उसमें देख रेख करती है। तो ये पेरेंट्स शिकायत करें, उसका तरीका मैं बता देता हूँ कि कैसे उनको शिकायत करनी चाहिए। हाँ प्लीज वो आप तरीका बताइए। तरीका ये है कि यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप फीस से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड, या आपको लग रहा है कि स्कूल ने जल्दी से ड्रेस कोड चेंज कर दिया है और अभी तो बच्चे ने पिछले साल ली थी, तो ये बहुत क्लियर है कि 5 साल तक स्कूल की आप ड्रेस चेंज नहीं कर सकते। यदि आपने कि बच्चे ने आज एडमिशन लिया है, सपोज करिए कोई बच्चा पहले से भी पढ़ रहा है तो आज स्कूल नेक्स्ट ईयर चेंज कर रहा है, तो वो पुराने ड्रेस को ही अगले 5 साल तक पहन के जा सकता है। ये भी उसमें नियम है। ओके। ये नहीं है कि भाई हमने तो इसी साल आपने एडमिशन लिया है और हमारा तो चेंज करने का टाइम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके। उन्हें अलाउ करना पड़ेगा। दूसरा, यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप स्कूल को एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन का स्कूल 15 दिन में आपको जवाब देगा। यदि वो जवाब नहीं देता तो फिर आप डीएफआरसी को, उसका मेल भी है, उसका जो ऑफिस है वो ग्रेटर नोएडा में डीआईएस का ऑफिस है, आप वहाँ जाके रिटर्न में भी दे सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। उस कमेटी के सामने आप कहिए कि हमने ये शिकायत की थी और हमें इसमें जो है इन लोगों ने ये रिलीफ नहीं दिया, हम ये चाहते हैं, तो आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद ये नियम भी है कि हर महीने एक मीटिंग डीएफआरसी की होनी चाहिए जिसमें डीएम उनको सारी चीज़ों की जानकारी ले। वो कई बार होती नहीं है, ये भी सच बात है, डीएम लेवल पे भी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी वो उनको उसका जवाब देना पड़ेगा, पेरेंट्स को उनका समाधान मिलेगा। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, यदि कोई पेरेंट हम लोगों के साथ भी टच में रहना चाहे तो हम लोग भी मदद करते हैं। हमारी जो ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट एसोसिएशन है जी, वो उसमें मदद करती है। तो पेरेंट्स आपको अप्रोच कर सकते हैं अपनी शिकायत के साथ, तो आप उनकी शिकायत पहुंचाएंगे रेलेवेंट अथॉरिटीज से। पेरेंट्स को शिकायत तो करनी उन्हीं पड़ेगी, लेकिन उनको हेल्प करने में किस तरह से लेटर बनाया जाए, किस तरह से मेल किया जाए, क्या लिखना है और किन लोगों को भेजना है, तो वो सब चीजें हम उनकी मदद कर सकते हैं। अल्टीमेटली पेरेंट्स को शिकायत करने के लिए आगे आना पड़ेगा। ओके तो यतेंद्र जी, जैसे अभी इस बार कुछ ऐसी बातें सुनने में आई कि हिडन चार्जेस जो होते हैं स्कूल जैसे बढ़ा देते हैं, बहुत ही अजीब तरीके। एक केस आया कि एलकेजी के स्टूडेंट से वेबसाइट फीस वसूली जा रही है। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो इस तरह के और भी अलग अलग हेड्स होते होंगे जिनके तहत बढ़ा, तो पेरेंट्स जो है अगर मान लीजिए 10% का भी जो एक ब्रैकेट है जिसमें फीस बढ़ा सकते हैं, तो क्या उसमें इस तरह के चार्जेस लगाए जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो मैंने बताया ना, जो एक्ट था उसके हिसाब से इस तरह के जो चार्जेस हैं वो सबको खत्म कर दिया गया था, और बिल्कुल स्पेसिफिक ये कह दिया गया था कि भाई जो ट्यूशन फीस है उसके अलावा जो इस तरह के चार्जेस लगाए गए थे, जिसमें कि स्विमिंग का चार्जेस था, लाइब्रेरी चार्जेस थे, वेबसाइट फीस आप बता रहे हैं उस तरह का था, मतलब तमाम तरह के जो ऐसी चीजें थी। कुछ स्कूल तो एसी की फीस भी अलग से ले रहे थे, मैंने देखा कि लाइट और पंखे की फीस भी अलग से ली जा रही थी। तो वो सब आप नहीं ले सकते हैं। तो वो सब के लिए था कि आप ट्यूशन फीस के साथ उसको क्लब कर दिया गया था, और उसकी शिकायत मैं बताऊं यदि कोई लेता है तो आपको करनी चाहिए। ओके देखिए यतेंद्र जी, हो ऐसा रहा है कि स्कूल में एडमिशन एक बार आपने कराया, एक मोटी एडमिशन फीस ली जाती है, ठीक है, उसके बाद पूरे साल की फीस जो ली जाती है, लेकिन जब दूसरा सेशन में बच्चा जाता है तो फिर से एक एनुअल फीस ली जाती है।
अब वो एनुअल फीस इस तरह से होती जा रही है साल दर साल बढ़ते बढ़ते कि आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, जैसे एक तरह से जैसे हम किसी होटल में जाते हैं ना तो उसमें अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं, एक बिल पेश कर दिया जाता है और उसमें प्लस जीएसटी, उसी तरह का हिसाब अब आजकल जो मिडिल क्लास है वो इस तरह का पढ़ाई का बिल एक तरह से देख रहा है, खास तौर पे सेशन की शुरुआत में। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि पेरेंट्स की रीत से जो ये एजुकेशन बाहर होती जा रही है, तो इसके लिए क्या कहीं कोई बड़े तौर पर कुछ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मैं एक तो ये क्लियर कर दूं कि जितने भी बड़े सो कॉल्ड स्कूल हैं उनको तो यहाँ नोएडा में आप देखिए तो बहुत सारे स्कूल्स को तो फ्री जमीनें दी गई, 1 रुपया पर मीटर में दी गई, और ये पहले तो ये कह के दी गई थी कि जो यहाँ गांव के बच्चे हैं उनको इसमें प्रायोरिटी मिलेगी और उनको उन बच्चों को यहाँ पर दाखिला मिलेगा और उनकी फीस भी माफ होगी उस पर, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं था, यहाँ का किसान भोला था, ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो उसका फायदा उठाया स्कूल ने। दूसरा ये कि आरटीई के तहत राइट टू एजुकेशन भारत सरकार का प्रोग्राम है, उसके तहत हर स्कूल को अपने यहाँ 25% बच्चों को हर साल जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको फ्री एडमिशन देना ही होगा। तो क्या इसकी कोई परसेंटेज है, कितने परसेंट बच्चों को? देखिए, मैं बता दूं कि भारत सरकार की स्कीम है आरटीई राइट टू एजुकेशन, उसके तहत बच्चे जो है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले बच्चे हैं उस एरिया में जो भी स्कूल है चाहे वो कितना भी बड़ा स्कूल हो उसको 25% सीट्स जो है भरनी ही पड़ेगी उन बच्चों से जो कि सक्षम नहीं है, उनके माता पिता की सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है, वो लोग वहाँ पे एडमिशन के लिए आप बीएसए ऑफिस में है सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में और वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं और ऑनलाइन भी उसका होता है एडमिशन्स, तो आप वहाँ से करें और उससे बच्चों को, जो मैं समझता हूँ गरीब तबके से जो लोग आते हैं उनको एडमिशन मिल सकता है। ये तो ईडब्ल्यूएस वाले हुए, लेकिन आपने कहा कि जो जैसे नोएडा जैसे इंडस्ट्रियल इलाके हैं जो गांव की जमीन अधिग्रहित करके बसे हैं, तो वहां पे आपने कहा एक रेडियस के तहत जो लोकल जो थे उसमें ये था कि जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी ने जो लोगों को स्कूल फी ये लैंड अलॉटमेंट की थी, उस लैंड अलॉटमेंट में ये बिल्कुल बहुत सारी की तो लीज में लिखा हुआ है और हमने कई की लीज निकलवाई भी थी, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि आपको ग्रामीण बच्चों को फ्री शिक्षा देनी होगी और जिन लोगों की लैंड उस एक्विजिशन में आई है, दूसरा आसपास के ग्रामीण बच्चों को एक रिबेट देनी पड़ेगी जिससे कि वो लोग पढ़ सकें। लेकिन कोई भी स्कूल उसको फॉलो नहीं करता है। ये इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि किस तरह के रिबेट और क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि देखिए स्कूल को भी अपने खर्चे निकालने हैं, तो ग्रामीण बच्चों को एडमिशन देना है, किस बच्चे को एडमिशन देना है नहीं देना है, इसका क्या कोई तय क्राइटेरिया है और किस क्राइटेरिया के तहत जो ग्रामीण बच्चे हैं वो अपने एडमिशन को क्लेम कर सकते हैं? मैंने बताया ना, जिन लोगों को नोएडा प्राधिकरण ने जमीन दी वो स्कूल को 1 रुपया मीटर में जमीन दी, ठीक है, उसमें भी 50% जमीन खेल के मैदान के लिए फ्री दी, उसका कोई पैसा ही नहीं लिया गया। ओके। और उसमें ये साफ लिखा है उन लोगों की लीज डीड के अंदर कि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित हुई उस स्कूल में आई या उस एरिया में हुई, उनके बच्चों को तो फ्री पढ़ाना पड़ेगा, साथ ही जो गांव फ्री पढ़ाना पड़ेगा, यस, जिनकी जमीन उसमें अधिग्रहित हुई, साथ ही जो गांव के बच्चे हैं और उस एरिया के आसपास के, उनको एडमिशन में प्रायोरिटी होगी और उनको फीस में डिस्काउंट होगा। क्या उसकी कोई परसेंटेज है, कितनी प्रायोरिटी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताया कि अब तो उसको चेंज करके इसमें शामिल कर दिया है स्कूलों ने, 25% ईडब्ल्यूएस के तहत, आरटी के अंदर आ गए, वरना तो पहले ये था कि जो लोग उस एरिया में आसपास रहते थे, जो गाँव के बच्चे थे, उनको इनको देना पड़ता, लेकिन किसी ने नहीं दिया, सब लोग ये पता ही नहीं थी, पेरेंट्स को जानकारी ही नहीं थी, पेरेंट्स को पता ही नहीं था, तो किसी ने क्लेम ही नहीं किया, इन लोगों को तो वैसे ही नहीं पता था, तो उन लोगों को ये सब की सुविधा बेचारे नहीं ले पाए और बच्चे नहीं पढ़े। ओके। कसाना जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि अब जैसे जिस तरह से पढ़ाई की जो कीमत है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, अब देखिए मतलब आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करें कि अगर कोई बच्चा LKG से फर्स्ट क्लास में जा रहा है तो सीधा उसकी जो फीस है, मतलब अगर 4800 है तो
5500 हो गई, 700 रुपए उसमें बढ़ गए। तो ये जो एनुअल जो मतलब, और वो मंथली बड़ा है, एक महीने की फीस है 4800 रुपए और हर महीने 700 रुपए उसकी फीस में वृद्धि हो गई। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन है? देखिए, जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है। मैंने बताया कि जो स्कूल्स इसके अंदर आते हैं हमारे DFRC के अंदर और फी रेगुलेटरी एक्ट के अंदर, वो स्कूल हैं जो सालाना 20,000 रुपए से ज्यादा फीस वसूलते हैं। तो मैं समझता हूँ वो सभी स्कूल हैं, वो सभी स्कूल आते हैं उसमें, क्योंकि कोई भी 2,000 रुपए से कम फीस ले नहीं रहा। बिल्कुल। तो वो सभी स्कूल उसके अंदर आते हैं और उसमें ये क्लॉज लगा हुआ है कि भाई आप, मैंने जैसे बताया ना, CPI + 5%, तो उससे ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। तो मैं समझता हूँ कि वो 9-9.5% पे वो उतना सरकार ने इनको ऑक्सीजन दी थी कि भाई आप इतना बढ़ा सकते हैं। नहीं, वो तो देखिए एक जनरल हो गया कि सारे स्टूडेंट्स पहली से लेके 12वीं तक, या कहिए LKG से लेके 12वीं तक, लेकिन जो बिल्कुल ही बेसिक प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं कि उनकी फीस वृद्धि का ये कारण समझ आता है कि इसका कोई लॉजिक बनता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका कारण ये है कि कुछ कमियां हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप देखिए, नोएडा में नोएडा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा विभाग का एक नियम है कि 12 किलोमीटर के रेडियस के अंदर दूसरा कोई डिग्री कॉलेज नहीं होगा। डिग्री कॉलेज से मतलब आपका जैसे 12th का स्कूल होता है ना, इंटर कॉलेज, उसको इंटर कॉलेज यहाँ बोला जाता है। उसका एक नियम है कि 12 किलोमीटर दूर ही हो सकता है। अब आप बताइए, ये बना था उस समय जब पूरा उत्तर प्रदेश या देश गांव में रहता था, और गांव में एक गांव की आबादी यदि 500 या 1000 की है, तो ये था कि 12-14 गांव मिलकर उनका एक स्कूल बन जाए। अब हालत ये है कि एक सेक्टर की, यहाँ नोएडा में 12,000 क्या 12 लाख, पूरा नोएडा उससे ज्यादा की आबादी हो चुकी है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है सरकारी, सेक्टर 12। राइट। तो बच्चे, गरीब का बच्चा जो है वो कहाँ पढ़ेगा? तो सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। बिल्कुल। और आबादी के हिसाब को देखते हुए सरकारी स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए। अच्छे सरकारी स्कूल आज भी इन प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि उनके टीचर्स मोर क्वालिफाइड हैं, वो एक एग्जाम पास करके आते हैं। तो उनको मैं समझता हूँ कि प्रमोशन करना चाहिए सरकार को, ये ध्यान में रखते हुए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाई आबादी कितनी है किस शहर की, जो बढ़ते हुए नए शहर हैं, चाहे गाजियाबाद है, नोएडा है, कानपुर, लखनऊ, जो भी बड़े शहर हैं, वहाँ आबादी बहुत ज्यादा हो गई है। तो उनको इस बात पे ध्यान में कि जो गरीब तबका वहाँ रहता है उसको अच्छी शिक्षा मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए नए प्राइमरी स्कूल, नए इंटर कॉलेजेस बनाने ही पड़ेंगे सरकार को, और सरकार बनाए तो इन पे कुछ लगाम लगे। लेकिन देखिए, सरकार के तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उन्हीं में गरीब लोग नहीं भेजना चाहते। वो समझते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर अंग्रेजी मीडियम की जो पढ़ाई होती है वो बेहतर होती है। तो गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसकी हद में होता है तो वो प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। एक माइंडसेट बन चुका है कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो उसमें ये एक मानसिकता है लोगों की, उस मानसिकता को भी बदलना होगा। और मानसिकता बदलेगी कब? देखिए, जब आप स्कूल में बच्चे जाते, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, आप स्कूल जाएंगे बच्चा तो उसको ड्रेस भी देगी सरकार, उसको मिड डे मील भी दे रही है सरकार। वहां पे एक एक स्कूल के अंदर आप देखिए कितने टीचर, चाहे बच्चे मैं समझता हूँ 20 हों, उस पर 2 टीचर, 1 हेडमास्टर और 2 सहायिका, और फिर उनका आंगनबाड़ी, और तमाम मिला के मैं समझता हूँ सरकार 20 बच्चों को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए महीना खर्च कर रही है। तो फिर आपको क्या लगता है, आप इतने सारे पेरेंट्स से भी जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या कारण है कि इतने सबके बावजूद लोग सरकारी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते अपने बच्चों को? उनकी प्रायोरिटी होती है, पहली पसंद होती है प्राइवेट स्कूल एजुकेशन। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स का जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत मजबूत है, तो वो लोगों को क्या है कि ऐसा लगता है कि बस वहां पढ़ के। मैंने तो एक बार कहा और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप UPSC की लिस्ट उठा के देख लीजिए, पिछले 1-2 साल तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बच्चे, मैंने कहा था कि पिछले 5 साल पहले की आप जितने भी UPSC लोगों ने क्लियर किया उनको उठा के देख लीजिए कि कितने लोग पब्लिक स्कूलों से पढ़ के आए हैं। बिल्कुल सही बात है, उसमें ज्यादातर लोग सरकारी स्कूलों से, ग्रामीण अंचल से और सेंट्रल स्कूल से, जवाहर नवोदय विद्यालय से, इस तरह के जो सरकार के स्कूल से, उनसे पढ़ के मोस्टली बच्चे आए थे। क्योंकि पब्लिक स्कूलों में पढ़ने के बाद एक मेंटालिटी तो ये बनती है धीरे, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, बच्चे सोचते हैं कि
अब हमने बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली, अब हमें बाहर जाना चाहिए। और वो सोचते हैं कि सरकारी नौकरी जो है, इतना कंपटीशन किस लिए जब हम प्राइवेट में इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो वो एक एजुकेशन सिस्टम है, वो पुराने समय से चलता आ रहा है, उसको बदलने की जरूरत है। और उस पर थोड़ा सरकार को भी काम करना चाहिए और तमाम जितने एनजीओज हैं उनको काम करना चाहिए। लोगों को अवेयर करें कि भाई आप लोग बच्चों को पढ़ाने में ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल में अच्छे से करा देने से, और अच्छे की परिभाषा क्या है, सिर्फ मोटी फीस ले लेने से अच्छा स्कूल थोड़ी ना हो जाता है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होना बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्ले करता है सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल। ये इस माइंडसेट को तो बदलने में मुझे नहीं पता कि कितना समय लगेगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आज भी उस तरह से, क्योंकि हमारे पास ऐसी स्टोरीज भी आती है मीडिया में कि सरकारी स्कूल के टीचर कोई नहीं ठीक से पढ़ना आता, कहीं कोई और टीचर है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। ये सच है। कई बार कुछ जगह पे ऐसा हुआ है, होता है, लेकिन पहले क्या था कि टीचर्स अपने तो जाते नहीं थे सरकारी स्कूल में, वो अपनी जगह कुछ पैसे दे के वहीं गाँव के किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते थे। बिल्कुल। तो मोस्टली तो वही लोग थे। अभी तो सरकारी के नौकरी के लिए इतनी मारामारी है इस तरह के स्कूल्स वगैरह की, क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी मिलती है और बहुत अच्छा जॉब है। स्पेशली लड़कियों के लिए तो ये महिलाओं के लिए माना जाता है कि भाई आप सुबह स्कूल जाइए, एक टाइम पे आप घर आ जाएंगे, जिससे आप गृहस्थी और बच्चे और परिवार सब कुछ को अच्छे से वो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बैठा सकते हैं। तो सरकारी स्कूल और पब्लिक स्कूल का तो देखिए ये तो लड़ाई चलती रहेगी। इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि सिर्फ मोटी फीस देना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स के पास। आप देखिए हमारे यहाँ, हमारे जिले में 250 स्कूलों को बंद किया गया सरकार के द्वारा, जो 2-2 कमरे में चल रहे थे, बाहर उनके सबके पब्लिक स्कूल लिखा हुआ था। बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ, तो वो उसमें बढ़िया तो ये है कि सरकार के पास बड़ी जगह है, बड़ी बिल्डिंग है, ज्यादा बच्चे हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनमें पढ़ा लो। लेकिन अगर शहरी इलाकों की बात करें, जैसे नोएडा जैसे शहर में, जहाँ की मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, जिनमें बड़ी बिल्डिंग्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और इंग्लिश मीडियम में सारी पढ़ाई हो, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम हो। तो उन स्कूलों में लेकिन अब उस एक इच्छा की मुकाबले उनको बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव महसूस होता है। आजकल बच्चे लोग, कई मैंने कपल्स को सुना है कि वो एक के बाद दूसरा बच्चा नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में, और जब इस तरह से फीस लगातार बढ़ती है, क्योंकि एक तो फीस बढ़ रही है, फिर साथ में एक दबाव ये भी होता है कि 3 महीने की फीस आप, मतलब 1 क्वार्टर की फीस आप एक साथ दीजिए। तो क्या ये जायज है? क्या स्कूल्स ऐसा दबाव डाल सकते हैं कि पूरे क्वार्टर की फीस आप एक साथ भरिए? ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो ये फी रेगुलेटरी एक्ट है 2018, इसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा गया है फीस के बारे में कि कोई भी स्कूल आपको दबाव नहीं दे सकता है कि आप एडवांस में फीस दें। आप हर महीने की फीस देना चाहते हैं, आप हर महीने की दीजिए, और यदि आप कंफर्टेबल हैं 3 महीने के दे रहे हैं तो दे सकते हैं। साथ में ये भी है कि जो एडवांस फीस ली जा रही है, जो अगली 3 महीने की आप फीस दे रहे हैं, उस पर आपको लेट फीस नहीं हो सकती। ये इस एक्ट में लिखा हुआ है साहब। ओके। वरना स्कूल क्या करते हैं कि एडवांस फीस ले रहे हैं और उस एडवांस पे लेट फीस ले रहे हैं। हाँ, अगर उसमें 10 जो भी कट ऑफ डेट है उसके बाद अगर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं ले सकते आप 3 महीने तक, ऐसा नहीं कर सकते। आप एडवांस पे किस बात की लेट फीस, वो तो एडवांस ले रहे हो। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर पेरेंट्स को जानकारी का अभाव, पेरेंट्स यदि जानकारी हो तो अपने हक के लिए बात कर सकते हैं। तो पेरेंट्स ऐसी इस जानकारी को कहाँ से उनको ये जानकारी मिलेगी? कोई ऐसी एक जगह है, कोई वेबसाइट है जहाँ से पेरेंट्स अपने जो राइट्स हैं वो जान सकें? आपके चैनल से मिलेगी ना। ऐसे तमाम, मैंने बताया डीएम ऑफिस से ले सकते हैं, ओके, और डीआईएस ऑफिस से ले सकते हैं, बीएसए ऑफिस से ले सकते हैं, सब पे है, सबके पास जानकारी है। ओके, आप जाइए, कहिए कि भाई हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, देंगे। ओके। यतेंद्र जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। जैसे ये जो एक आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स शुरू करते हैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए,
फिर स्कूल्स में इस तरह से लगातार फीस बढ़ती जाती है, तो कहीं ना, मैंने ये भी देखा है, कुछ मैंने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा है, मीडिया के थ्रू हमें जानकारी मिलती है कि इतना ज्यादा फिर वो फीस बढ़ जाती है कि जिस स्कूल में पेरेंट्स ने एडमिशन कराया उससे उनके अपने बच्चों को उनको निकालना पड़ा कि अब वो इतनी फीस का दबाव नहीं झेल सकते, क्योंकि सिर्फ फीस नहीं है और एक्टिविटीज होती हैं पूरे साल पूरे महीने, बच्चों की अलग अलग एक्टिविटीज भी होती हैं जिसका एक अलग खर्चा होता है। तो क्या वो ऐसा कभी सुनने में आया आपके जानकारी में कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल लिया? ये हुआ है, ये कई स्कूलों में ऐसा हुआ था। अब मैं नोएडा के ही स्कूलों की बात करूं कि पेरेंट्स को स्पेशली कोविड में तो ये बहुत सामने आया था, देखने में मिला था, बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ड्रॉप करा दिया था स्कूल से। और उसके भी बाद में बहुत सारे स्कूलों ने उनकी बात नहीं मानी, हम लोगों ने भी चिट्ठियां लिखी, कुछ एक अच्छे स्कूल भी थे उन्होंने उसमें रिबेट दे दिया था, ये भी कह दिया था कि आप बाद में दे दें, आप किस्तों में जमा कर दें हम आपको। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी थे कि वो बहुत रिजिड थे, उन्होंने नहीं माना। और मैंने देखा कई सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जो महंगे स्कूल थे उससे फिर थोड़े साधारण स्कूलों में एडमिशन कराया। मेरी जानकारी में है ऐसी कई सारे, मैं यहाँ नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि बच्चों को और पेरेंट्स का मतलब, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों को शायद पेरेंट्स इसलिए भी डरते हैं कि बच्चों को स्कूल में बैकलैश झेलना पड़ेगा, शायद टीचर्स उनको ठीक से ट्रीट ना करें, क्योंकि पेरेंट्स तो स्कूल में है नहीं, वो नहीं जानते, और बच्चा नहीं समझता कि क्यों उसके साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्या इसमें ये बैकलैश भी एक बड़ी वजह होती है पेरेंट्स की कि वो कंप्लेंट नहीं करते? क्योंकि स्कूल बड़े हैं, स्कूल की पहुंच अपनी एक होती है, बड़े जो रिप्यूटेड स्कूल्स हैं उनकी अपनी एक पहुंच होती है, एक अकेला पेरेंट या 2 या 4 पेरेंट्स क्या कर लेंगे? देखिए, मैं इस पर एक केस आपको बताता हूँ। नोएडा के एक बहुत रेपुटेटेड स्कूल, बहुत जिनको लिए, जिसमें एडमिशन के लाइन लगती है, जिसमें डीएम एडमिशन नहीं करा सकता, एसएसपी एडमिशन नहीं करा सकता यहाँ का, मैं कह रहा हूँ और नाम लेके बता रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप स्कूल में क्या हुआ था कि एक बच्चे खाना खा के बीमार हो गए थे और सैकड़ों बच्चे बीमार हुए, एक बच्चा नहीं, क्योंकि वहां दिन में स्कूल में खाना खिलाया जाता है। और तमाम मीडिया पे वो खबर चली, पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और स्कूल ने अपना गेट बंद कर दिया, पुलिस वाले बाहर खड़े रहे, डीएम और एसडीएम बाहर खड़े रहे, और तब तक उन्होंने उनको 1 घंटे बाहर खड़े रखा और अंदर तब तक उन्होंने अपना सारा सफाई कर दिया, जो भी उनका एडल्ट्रेटेड फूड था वो सब हटा दिया और साफ सफाई किचन की बिल्कुल करके, और जब उन्होंने एंट्री की तो वो कुछ था ही नहीं। अब पेरेंट्स से हमारी बात हुई, कुछ प्रेस वाले, अब जैसे लोगों ने हमसे कहा कि बच्चे तो बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया, कहते भैया बड़ी मुश्किल से तो एडमिशन हुआ है, अब स्कूल वाले कहीं ऐसा ना होगा आप हमें बस तंग करें। तो पेरेंट्स इस तरह के दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, बड़ी सिफारिशों से और बड़े सारे पैसे दे के तो एडमिशन होता है, तो वो नहीं हुआ। मैं एक बच्चा बीमार नहीं हुआ था, 100 बच्चे बीमार हुए थे। देखिए, नोएडा के तमाम हॉस्पिटल्स में उसके रिकॉर्ड आज भी हैं, आप चाहें तो मतलब पता चल सकता, कोई ये कहे कि ऐसा नहीं हुआ, सारे अखबारों में छपा, सारे टीवी चैनल्स पे दिखा। उसी दिन हम लोग भी उसमें टीवी चैनल पे बैठे और हमने कहा कि भाई पुलिस क्यों नहीं कूदी उसी समय अंदर। एग्जैक्टली ऐसे उसी समय भाई, यदि कोई आदमी छोटी चोरी करता है या किसी क्राइम में पकड़ा जाता है तो पुलिस रात में भी कूद जाती है उसके घर पे जाके। वो तो दिन दहाड़े में बच्चे बीमार हो रहे हैं, एम्बुलेंस वहां लगी हुई है, पेरेंट भाग रहे हैं बच्चों को बीमार, वो पुटिंग कर रहे हैं बच्चे, तो इतना बड़ा वो था, लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं पाई। पता चला कि भाई वो इतने इन्फ्लुएंसेबल लोगों के स्कूल हैं कि पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं सकते। यही होता है। तो क्यों प्रशासन नहीं इस पे, जब प्रशासन ही एक्शन नहीं ले पाया तो पेरेंट्स कहाँ से एक्शन ले पाएंगे? पेरेंट्स क्योंकि चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में उनको एजुकेशन मिले, पर हाँ, ये एक लालच, ऐसा लालच भी शायद पेरेंट्स को छोड़ना चाहिए, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि बच्चों की जान से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। अब इसमें मैं एक सवाल आपसे ये और पूछना चाहूंगी यतेंद्र जी, कि स्कूल को जमीन प्रशासन बहुत बिल्कुल कौड़ियों के दाम देता है, 1 रुपया या ऐसे लीज नहीं, अब तो नहीं देता, पहले दी गई है, पहले दी गई है। तो क्या वो जो स्कूल हैं जिन्होंने इस तरह से, एक तो क्या उन स्कूल्स को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए कि ये स्कूल इस तरह से लिए गए हैं, और तो उनके लिए कुछ रूल्स होने नहीं चाहिए, और उन रूल्स को क्या बाकायदा डीएम ऑफिस या कहीं पर इस तरह से बताया जाना चाहिए, और वो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पैसा फीस वसूलते हैं, क्या उसके खिलाफ कोई कानून नहीं होना चाहिए?
नहीं, मैंने बताया ना, कानून उस तरह का है नहीं कोई कि आप किसी को फोर्स कर सके कि नहीं यहाँ पर इसी ये जरूर है कि मैंने बताया ना, आईटी वगैरह जो आया है राइट टू एजुकेशन के तहत, और तमाम ये जो सरकार ने कुछ कानून नए लेके आई है उसके तहत ऐसा है कि भाई आप कर सकते, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ऐसे। और शुरू में तो कुछ स्कूलों को मैंने बताया ना दी गई थी जमीन। अब तो एक और नई चीज है कि स्कूलों की फीस जो सॉरी लैंड है वो इतनी महंगी मिल रही है, तो फिर तो आप उनसे कुछ कह नहीं सकते। तो ये है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि अच्छे स्कूल कॉलेजेस को। एक और मैं शुभ आपको बता देता हूँ कि सरकारी अस्पताल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो पुराने थे उसके अलावा कोई भी नया नहीं बना है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल 50 बन गए हैं। बिल्कुल। तो अब जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार प्रमोट करेगी तो गरीब आदमी का इलाज कहाँ होगा? उसके लिए तो सरकारी अस्पताल चाहिए ना। बिल्कुल। तो ऐसे स्कूलों की स्थिति है। हितेंद्र जी, जिस तरह से ये स्कूल्स फीस बढ़ाते हैं हर साल अलग अलग हेड्स के तहत, तो क्या वो डिटेल ब्रेकअप देते हैं पेरेंट्स को कि हमने, क्योंकि जो मंथली जो फीस जो बढ़ी हुई वो लेते हैं, तो उसका कोई डिटेल ब्रेकअप होता है पेरेंट्स को दिया जाता है? की शिकायत इस पर कई बार मिली है कि वो स्कूल कोई डिटेल ब्रेकअप नहीं देते हैं। अभी हमें कहीं से पता चला था कि एक स्कूल ने मांगी है, तो उसका हमारे पास ब्रेकअप आया जरूर था, लेकिन उसमें सारे के सारे जो भी हेड्स थे वो कंपोजिट फीस के अंदर आते हैं, वो अलग से ले ही नहीं सकते और उसको ले रहे। तो हमने कहा पेरेंट्स से उसकी शिकायत करें। तो क्या प्रशासन अपनी तरफ से संज्ञान नहीं ले सकता इसमें? जो जैसे जितने डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं, ये लोग अपनी तरफ से क्या इसमें जांच नहीं करते? क्या वो इस पर शिकायत, इसको संज्ञान में लेकर एक्शन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन तो लेकिन जो सिस्टम इस तरह से लोग काम करते हैं कि वो शायद कुछ दबाव में आ जाते होंगे। तो आप जब अपने जैसे पेरेंट्स आपके पास भी अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो आप जब उन पेरेंट्स के थ्रू इन शिकायतों को लेकर जाते हैं तो एक्शन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। यदि आप कंप्लेंट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक्शन नहीं हो। मैं बता रहा हूँ ना आपको, कई सारे स्कूलों से हमने कई करोड़ रुपए जो उन्होंने फीस के फालतू वसूल कर लिए थे वो वापस करने पड़े। हाँ। और कुछ एक्शन हुआ तो कोविड में सबसे पहले मांग हमने की थी शुरू कि कोविड की फीस माफ की जाए। बाद में स्कूल जब प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हाँ कुछ माफ कर दी जाए, तो स्कूल उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट चले गए। फिर हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि भाई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कुछ यूज हुआ नहीं, तो एटलीस्ट आप 15% 20% कुछ तो रिबेट दे दीजिए, 25% तक। तो फिर वो आपको उन्हें वापस करनी पड़ी 15% फीस जो है, जो बड़ी हुई ले ली थी वो या तो नेक्स्ट मंथ में उन्होंने एडजस्ट की या फिर कुछ उन्होंने वापस भी की। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट लड़ते हैं तो उसका उनको कोई फायदा नहीं होता। ना चाहिए, अपने हक के लिए तो मांग करनी चाहिए। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये है यतेंद्र जी कि जिस परसेंटेज से फीस बढ़ती है बच्चों की, देखिए 2 पेरेंट्स हैं, उनके 2 या 3 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो उस हिसाब से उनकी जो मैं सैलरीड प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ, उस हिसाब से उनकी सैलरी तो बढ़ती नहीं है। हर साल 20% का इंक्रीमेंट तो पेरेंट्स को भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, सैलरीज में बहुत कम होता है। तो क्या जो स्कूल जिस तरह से जो एक फीस को हर साल साल दर साल इस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या उस पर कोई कैप लग सकता है कि इस हद के बाहर आप फीस नहीं बढ़ा सकते? क्या ऐसा कोई कैप लग सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं बताया ना कि यही एक्ट के तहत ही आप की जानकारी में शायद हो कि 2016-17 का जो सेशन था उस समय स्कूलों ने 30% तक एक ही सेशन में फीस जो बढ़ा दी थी। और नोएडा में तो एक स्कूल ने नहीं किया था, सभी स्कूलों ने ये किया था कि एक को देखते देखते सभी लोगों ने, किसी ने 20%, किसी ने 25%, किसी ने 30%। और ऐसा ही गाजियाबाद में हुआ, ऐसा ही लखनऊ में हुआ, जितने बड़े सिटीज थे सब में पता नहीं, शायद सबने बातचीत करके किया है कैसे एक साथ। तब हम लोगों ने ये शुरुआत की कि भाई इतना स्कूल किस बात का आप लोग, तो वो कहते थे कोई एक्ट तो है नहीं, हमारे पास कोई कैपिंग तो उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी है। वो कहते हैं आप छोटे स्कूल में चले जाइए, आप सरकारी स्कूल में पढ़ा लीजिए। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बात मानी। हम लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट किए, डीएम के धरना दिया, एग्रीकल्चर एजुकेशन मिनिस्टर भारत सरकार के यहाँ हम लोगों ने मिले, सेक्रेटरी भारत सरकार एजुकेशन थे उस समय, उनसे मिले।
तो तब ये आएगा भी एक एक्ट तो होना चाहिए यूपी में, क्योंकि स्टेट मैटर है एजुकेशन, ये मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल के अंदर नहीं है। शायद इसीलिए दिल्ली और यूपी में अलग अलग नियम है। उस समय राजस्थान सरकार ने एक बनाया था, तो फिर उसी के जैसा हमने कहा कि क्यों ना यूपी में भी बनाया जाए। राजस्थान सरकार ने 2016 में बनाया था, हमारी सरकार ने 2018 में उससे भी कुछ चीजें ली और समझी कि भाई किस तरह का वहाँ है। इसीलिए आप देखिए कि दिल्ली में आज भी एजुकेशन थोड़ी सस्ती है यूपी से। अभी तो मैंने सुना है कि कुछ पैसे फीस वहाँ भी बढ़ रही है, वरना पहले तो कुछ समय पहले तो थोड़ी ज्यादा वहाँ पे सस्ता था। और नोएडा का जो स्कूल जिसकी ब्रांच नोएडा में है, वो यदि आपके बच्चे से 12,000 रुपये महीने लेता है, तो दिल्ली का वही स्कूल 6,500 रुपये ले रहा था। इतना फर्क क्यों आपको लगता है, जबकि एनसीआर में ही है? हमने ये बात कहा स्कूल अथॉरिटीज को लिखा था, और यही बात हमने जो हमारी कमेटी के सामने एक हमने से कहा कि भाई क्या दिल्ली में जमीन सस्ती है, क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता है, या वहाँ के टीचर्स खराब है, या कम पैसे में काम कर रहे हैं। तो ये बात निकल के आई थी कि भाई साहब ये तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि स्टेट मैटर है, उनका अलग है हमारा अलग है। लेकिन फिर हमने जब यहाँ पे आई तो रिएक्ट बना, तो फिर ये तो कम से कम सुनिश्चित हुआ कि 10% से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। यतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे पेरेंट्स को अपने सवालों का हल मिला होगा, और जो भी पेरेंट्स स्कूलों की इस तरह की मनमानी का शिकार हो रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप चाहें तो ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की भी मदद ले सकते हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जो भी अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, डीएम के पास जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास जा सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप देखते रहिए बज़ एंड बियॉन्ड विद शर्मिष्ठा। थैंक यू।